नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। अभिनंदन है 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में। इसमें हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्वास्थ्य की बात यहाँ चल रही है, हेल्थ की बात चल रही है। और ये 3D हेल्थ केयर कार्यक्रम जिसके संयोजक डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आज फिर हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स जो प्रभावित होते हैं विचारों से भी, हम सिर्फ दवाई के सहारे से उस बीमारी से क्योर नहीं करते, लेकिन विचारों से भी उसका खास कनेक्शन है, ये हमने जाना था। ये शरीर एक इतनी सुंदर मशीनरी है, जैसा आपने बताया, इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं और जब तक हम सिस्टम्स को नहीं जान पाते तब तक हम इस गाड़ी का सुंदर एक बेहतरीन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज के एपिसोड में हम कौन से सिस्टम पर बात करेंगे इसके शरीर के बारे में? देखिए, इतनी हमारा जो शरीर है जी, ये परमात्मा की कहें नेचर की इतनी वंडरफुल देन है। इतनी सारी सेल्स का बना हुआ है, 80,000 अरब कोशिकाओं का बना हुआ है और उसमें 8 सिस्टम जैसे बताए डिफरेंट हमने बात करते आए हैं। हमने पहले बात की ब्रेन की बात की थी, पहले सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी। साथ में 5 सेंसेस, हमारी 5 कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा की बारे में बात की। फिर दूसरा सिस्टम इम्यून सिस्टम के बारे में बात की। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का तंत्र जो है उसकी बात की। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की। फिर हमने जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, जिसपे लीवर और आंतें आ गई। फिर हमने हार्मोनल सिस्टम, जो सारी सिस्टम में हार्मोनाइज करने के लिए कुछ हार्मोन्स का निर्माण होता है, उसकी कैसे इफेक्ट होता है वो बात की। फिर हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात की और आज इसका जो आखिरी सिस्टम है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जी, और प्लस जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। मतलब ये जो हमारा ये जो सिस्टम है कंबाइंड है, तो ये सिस्टम जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये किस तरह से काम करता है? जैसे एक्सक्रीटरी माना जो हमारे टॉक्सिन्स बन गए, क्योंकि हमारी हर कोशिका में 1 सेकेंड में लगभग 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। 1 लाख? एक कोशिका में 1 लाख रिएक्शंस। 80,000 अरब कोशिकाएं। अरब कोशिकाएं? 80,000 अरब को 1 लाख से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? और कितनी देर में? 1 सेकंड में, इतनी देर में ना। oh God. तो इतनी रिएक्शंस हो जाती है, तो कितने टॉक्सिन्स बनते होंगे सोचो आप रसोई में खाना बनाते हैं और खाना उसमें 4 चपाती, अच्छी चपाती बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे जी, तो कितनी किचन गंदी हो जाती है और आप इतनी सारी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है, कितनी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। और ये भी देखने में है कि मन के विचार से कितना कनेक्शन है टॉक्सिन्स का, है ना। इसको फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं जी, और बहुत सारे केमिकल्स, जहरीले पदार्थ इकट्ठे होते हैं। तो वो हमारे मन के विचारों से कनेक्शन है। मतलब रिलेटिवली शांत में बैठे हैं तो आपके अंदर 1 लाख रिएक्शंस हैं। अच्छा, अगर आप मतलब थोड़ी सी जल्दीबाजी में आ जाएं, प्रेशर, टाइम प्रेशर पर प्रेशर, तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, 1,20,000 हो सकती है। चिंता में आ जाए तो और ज़्यादा बढ़ सकती है, 1,30,000-40,000 हो सकती है। गुस्से में आ जाए तो 1,60,000 हो सकती है ना। तो मतलब बॉडी की रिएक्शंस बढ़ जाएंगी ना, टॉक्सिन तो ज़्यादा बनेंगे जी। और इसी तरह से अगर आप शांत रहें, सबको एक्सेप्ट कर, जो भी सिचुएशन उनको एक्सेप्ट करना सीख जाए, तो रिएक्शन और कम 80,000 हो जाएंगी, 60,000 हो जाएंगी। ये सारा मेटाबॉलिज्म है ना। फास्ट करना है कि उसको स्लो डाउन करना है, राइट। तो आपके मन की स्थिति के आधार करता है। तो अब इतने सारी टॉक्सिन्स बने, वो हर सेल में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं जी, और ब्लड वहाँ से टॉक्सिन्स इकट्ठा करके क्या करेगा? वो सीधा किडनी में लेकर के आएगा। ओके, हमारे पास 2 किडनीज हैं। एकदम ये जो पसलियाँ हैं, इन पसलियों के नीचे स्पाइन के दोनों तरफ, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ जी। ये जैसे बीन शेप होता है ना, बीन शेप होती है, बीन्स की तरह से जी, किडनी का साइज होता है। हाँ, लगभग 4 या 5 इंच लंबी होती है किडनी लंबाई, और चौड़ाई लगभग समझो 2.5 इंच के आसपास जी। और ऐसे दोनों तरफ, एक राइट साइड में है, राइट साइड में थोड़ी नीचे की किडनी होती है, लेफ्ट साइड की थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। ओके, मुट्ठी बंद कर ले, लगभग इसी साइज की किडनी जैसे, एक इस तरफ एक इस तरफ होती है। और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास छन्नियाँ होती हैं। खून जैसे जैसे हम चाय छानते हैं जी, जी, ऐसे खून छानने के लिए छन्नी होती है। तो उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, सारा खून लगभग किडनी में आएगा, राइट। 1 मिनट में हमारा खून जो है लगभग हम 100 से 120 ml खून छन जाता है किडनी में। तो समझिए हम लोग सारे दिन में, मतलब 1 घंटे में पूरा हमारा 5 लीटर खून होता है, तो 1 घंटे में सारा खून की सफाई हो जाती है। हर घंटे की खून की सफाई होती है, तो 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है। ओहो। जैसे अगर हमारी किडनी खराब हो जाता है, हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस कराना पड़ता है, तो अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में 2 दिन भी कराते हैं जी।
या कभी कभी रोज भी कराना पड़ता है। किंतु जब हमारी किडनी नॉर्मल है तो हम लोग कितनी बार डायलिसिस कर रही है हमारी किडनी? हमारा 24 बार कर रही है। कितने टॉक्सिन्स बन रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। खून छानने की छन्नी इधर है, 10 लाख इधर है, 120 से 150 लीटर खून एक दिन में साफ होता है। मतलब इतनी किडनी हमारा काम करती है। तो ये आप कितना मतलब जबरदस्त काम हो रहा है, बहुत जबरदस्त ना। और ये किडनी का जैसे सिस्टम जो बना है, डिफरेंट बीमारियों से इस पे नुकसान होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है जी, तो उससे किडनी की जो छन्नी है ना वो खराब हो जाती है, खराब हो जाएंगे। ऐसे अगर आप डायबिटीज़ है आपको और डायबिटीज़ आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो डायबिटीज़ से भी किडनी खराब हो जाएगी, है ना। अगर आपका पानी बहुत भारी रहता है, आपके आसपास का पानी भारी है, जैसे जब पानी हार्ड वाटर पीते हैं ना, जैसे कुछ एरियाज है हार्ड वाटर, तो उससे भी किडनी में स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो उससे भी आपके अंदर वो इन्फेक्शन ऊपर जाएगा, तो अंदर की जो थैली है वो ख़राब हो जाएगी। ब्लैडर में इन्फेक्शन आएगा या ऊपर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम मतलब जो है किस तरह से हमारी किडनीज का एक बहुत ही, ये हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम साथ में कनेक्टेड है। जेनिटल सिस्टम जो हमारी टेस्टिस हैं या हमारी ओवरीज हैं वो भी इस सिस्टम से कनेक्टेड रहती है। कैसे मतलब ना उस आपस में कैसे कनेक्शन रहता है, तो इसका भी हमारा पूरा सिस्टम, दोनों चीज सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं आपस में। डॉक्टर साहब, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है? हम अपने दर्शकों को इसको दिखा करके बताएं कुछ, कैसे इसकी व्यवस्था है, क्या इसका संयोजन है? जैसे मैंने बताया अभी किडनीज के बारे में आपको बात कर रहा था जी, हमारी 2 किडनी राइट और लेफ्ट साइड में किडनी है जी, और उसमें 10 लाख लगभग 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स हैं, जिसको मतलब इससे छन्नी है जी। तो नेफ्रॉन्स जो होता है वो ऐसे एक छन्नी के माफिक हो गया, उसके नीचे एक फिर ट्यूब रहती है जी, जिसको हम मतलब वो एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, लूप ऑफ हेनले नीचे रहता है, फिर एक आगे और एक नाली रहती है और वो सारा 10 लाख जो छन्नियाँ हैं वो बीच में एक किडनी में पेल्विस जिसे कहेंगे, वो सारा वहाँ पे जो साफ किया खून वहाँ नीचे आ जाता है जी। तो ये छन्नी क्या करती है, जितने भी गंदगी है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है जी, इन सबको छान देती है। ओके, टॉक्सिन्स को छान देती है। और जितना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको कुछ को छान देती है और बाकी को फिर रीएब्जॉर्ब कर, जितना जरूरी हो मतलब रीएडजस्ट कर देती है, जितना बॉडी में जरूरी है उतना रख लेती है और बाकी को बाहर निकाल देती है। जैसे प्रोटीन है जी, प्रोटीन यूरिन में नहीं जानी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन को बाहर निकालती नहीं है, नॉर्मल किडनी निकालती नहीं है। ऐसे ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूरिन में निकलना नहीं चाहिए, उसको तो बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तो उसको बॉडी मतलब ग्लूकोज को, प्रोटीन को, कुछ चीजों को ऐसे वो अंदर रख लेगी और बाकी चीजों को जो बेकार चीजें उनको बाहर निकाल देगी। कि तो ये निशानी है, अगर ग्लूकोज जाना शुरू हो गया, आप यूरिन में टेस्ट करते ग्लूकोज जाना शुरू हो तो बीमारी की निशानी है। प्रोटीन जाना शुरू हो गया, प्रोटीन आ रहा है यूरिन में तो एबनॉर्मलिटी है ना। ऐसे सोडियम, पोटेशियम भी कुछ लिमिट से ज्यादा आ गया तो एबनॉर्मलिटी है। इंसान को कैसे पता लग जाता है कि उसके यूरिन में ये शुगर? वो टेस्ट करेंगे ना, जैसे अब शुगर जैसे तो टेस्ट से पता लगेगा। हाँ, लेकिन जनरली उसकी बीमारी अगर उसको है तो कोई सिम्टम्स ऐसा है जैसे बार बार उसको यूरिन जाने की टेंडेंसी होगी, ओके, पेशाब में जैसे जलन होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, जांच करा लेनी चाहिए, डायबिटीज जांच करानी। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिस तरह से ये सिस्टम बना है, 1 लाख छन्नी, उसकी छन्नी कंबाइंड हो गई, इकट्ठा हुआ पेल्विस में, फिर यूरेटस, 2 ट्यूब्स हैं ऐसे दोनों किडनी से नीचे आ रही हैं और वो फिर आकर के नीचे ब्लैडर है जी, जिसे पेशाब की थैली कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसके नीचे फिर यूरेथ्रा होता है, वो फिर उसके द्वारा फिर वो नीचे बाहर आता है। तो उसमें जैसे मेल्स में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो वो फिर उसमें सिक्रीशन मिल जाते हैं ना, तो वो फिर उसमें वो भी केमिकल मिल करके उसमें आ जाता है। तो इस तरह से वो कनेक्शन बना हुआ है। ये सिस्टम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 120 से 150 लीटर खून साफ करके, और उसकी बाहर कितना निकालता है, 1 से 2 लीटर, बस सिर्फ 1 से 2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनाता है। कितना 120 लीटर छाना, वो अंदर उसमें से कितना फंक्शन हुआ और निकला कितना, 1.5 लीटर, 1% बाहर निकला। छाना कितना, 1% बाहर निकला और उसमें सारे केमिकल्स बाहर निकाल दिए, गंदगी सारी बाहर निकाल दी। तो ऐसा काम किडनी हमारा कर रही है। जबरदस्त फंक्शन है, जबरदस्त फंक्शन ना। जैसे मैं पीछे बात कर रहा था जी, हमारी जो बीमारियां हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इन्फेक्शन है, स्पेशली बहनों को इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उनको डायबिटीज होते हैं, उनको भी ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करें तो हमारे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो है हमारे
जैसे जो सिस्टमिक बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी खराब होती है जी। कई हमारी इम्यून डिजीज भी होती हैं, जैसे कि SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, या और भी कई जैसे कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे बचपन में गला खराब हो गया तो उसके कारण किडनी खराब हो जाएंगी, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस बच्चों को हो जाता है ना, तो उससे इंसुलिन खराब हो जाएगा। अब कई बार हमारे इन्फेक्शन के कारण हमारी जो है वो किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, है ना। ऐसे और भी कई इम्यून डिजीज, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाएगा, और स्टोन्स बन जाते हैं किडनी के अंदर। वो किडनी के अंदर भी स्टोन बन सकते हैं, हमारी ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं, वो यूरेटर जो होते हैं उसमें भी स्टोन हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो हमें टाइम टू टाइम चेक कराने की आवश्यकता है। अपना ब्लड प्रेशर ठीक मेंटेन करने की आवश्यकता है, डायबिटीज ठीक मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से इस सिस्टम को जो है ये सारे टॉक्सिन्स को बाहर ब्लड के द्वारा टॉक्सिन्स आए, वो छाने गए और फिर बाहर ठीक से निकल जाए, इसके लिए हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होना ज़रूरी, डायबिटीज शुगर लेवल ठीक होना ज़रूरी, हमें हमारी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो है किडनी, हमारा जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम हो गया, किंतु इसके अलावा हमारी जो पसीने की ग्रंथियाँ, स्किन में भी हमारी पसीने की ग्रंथियाँ हैं जी, तो इसके द्वारा भी टॉक्सिन्स बाहर होते हैं पसीने में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पसीना बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। पसीने का निकलना जरूरी है, निकलना जरूरी। आजकल लोग बचने लगे, एसी मेंटेन करने लगते हैं कि पसीना ना आए। हाँ, वो भी मतलब हमें बहुत ज़रूरी है कि पसीना हमारा ठीक निकले। डेली कम से कम 45 मिनट डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे हमारी ये सारी गंदगी बाहर निकल जाती है ना। तो एक पसीने की ग्रंथियाँ भी, इसके द्वारा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। दूसरा, लंग्स के द्वारा भी हम बाहर निकालते हैं। जब सांस अंदर लिया तो ऑक्सीजन लिया, और फिर जब लंग्स में जब खून के कांटेक्ट में जब आएंगी ऑक्सीजन, जो हमारी जो हवा ली हमने सांस के साथ, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है खून में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये भी एक तरीका है जैसे हम टॉक्सिन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया। और चौथा तरीका तो हमारी जो आते हैं इंटेस्टाइन्स हैं, वो हमारा जो खाने का जो बच जाता है, खाना जो ऑब्जर्व हो गया फिर बड़ी आंत में गया, तो बड़ी आंत से खाना जो है वो उसमें से भी जो जितना एक्स्ट्रा पानी है, मिनरल्स रीअब्जॉर्ब हो गए, और नीचे फिर छोटी बड़ी आंत के लास्ट पार्ट में आकर के वो मल पदार्थ के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो सारी बॉडी की सफाई कितने अच्छे ढंग से मतलब बॉडी में सिस्टम बना हुआ है एक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, तो ही हमारे यहाँ पर जो हम 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करते हैं जी, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। वो क्या है? जैसे कि हम एक तो स्पिरिचुअल एंगल पे देखें कि हमारा टॉक्सिन्स बाहर निकलें, तो स्पिरिचुअल एंगल पे जैसे 7 एनर्जी जो आत्मा की हैं, जो आत्मा की स्पिरिचुअल, आत्मा की 7 इनेट एनर्जीज हैं, 7 का अगर हार्मनी होती है, 7 की सामंजस्य होता है एनर्जी का, तो ही टॉक्सिन्स हमारे हर सेल से बाहर निकल पाते हैं। तो वो सेल्स का, उस पर तो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे जी। तो 7 एनर्जी की हमें जस्ट एक विशेष तरह की शांति भी, जितनी शांति हो, जितना आपके अंदर ज्ञान हो, उतना ही मन बुद्धि शुद्ध हो, जितनी वो मन बुद्धि शुद्ध हो उतनी शांति भी मन में हो, जितनी शांति हो उतना सबके प्रति प्यार भी हो, एक्सेप्टेंस, प्यार माना एक्सेप्टेंस भी हो, और जितनी आपके अंदर प्यार हो सबके प्रति, अंदर सुख की फीलिंग भी हो, उतना ही आनंद की फीलिंग भी हो, उतनी शक्तियाँ भी हो। मैं जो सामंजस्य की बात कर रहा हूँ, मतलब 7 एनर्जी जो है लगभग, ये नहीं कि आपके अंदर शांति है, चुपचाप अंदर दबाए जा रहे हो बातों को, ऊपर से शांत हो तो अंदर से गंदगी है मन में, वो नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक्स नहीं निकलेंगे। वो निकलेंगे नहीं। सबके मतलब कुछ लोगों के प्रति आपने मन में ग्रज बना लिया है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज दे आर, तो प्यार की फीलिंग नहीं है ना, तो फिर आपके टॉक्सिन्स रह जाएंगे, विचार चलेंगे ना फालतू, तो विचारों की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बताया अभी 1 लाख रिएक्शंस होती है 1 सेकंड में, एक सेल में, तो टॉक्सिन्स की संख्या, रिएक्शन की संख्या बढ़ जाएगी, टॉक्सिन ज़्यादा बनेंगे। तो निकलेंगे टॉक्सिन जब आपके अंदर जितनी शांति, जितना उतना ही प्यार, उतनी खुशी, उतना ही आनंद और उतनी शक्ति भी, सहन शक्ति भी नहीं कि आपने सहन चुपचाप सहन किए जा रहे हो, अंदर अंदर उबल रहे हो, सहन करके समाना भी उतना ही आना चाहिए ना। छोटी बात को, बड़ी बात को छोटा करना भी आना चाहिए ना। कुछ छोटी बातों को बड़ा बनाना आता है और कुछ बड़ी बात को छोटा भी करना आता है, ऐसे नहीं, हर बात को बड़ी को छोटा करना आना चाहिए, और सहयोग भी सबको करना चाहिए। नहीं सहयोग हो रहे, दूसरे के क्वेश्चन चलेंगे मन में, ये हमें तो हमसे मदद तो लेते हैं कि हमारी मदद नहीं करते। तो वो 7 एनर्जी का बैलेंस चाहिए, तभी टॉक्सिन्स हर सेल से बाहर निकलेंगे, राइट। अब तब वो किडनी अच्छे से, वो किडनी तभी निकाल पाएगी बाहर, सांस की नाली भी, तभी आपकी ब्रीदिंग स्लो एंड रिदमिक चलेगी, ये तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल नहीं पाएगी। पसीना भी आपका, जब पसीने से बदबू आती है ना कई लोगों को, तो वो पसीना भी मतलब नहीं, तो पसीने खुशबू आनी चाहिए ना। 7 गुणों का बैलेंस अगर हो
तो खुशबू आनी चाहिए ना, जैसे ये बच्चों भी को एक मापदंड हो गया कि आपके हाँ। पसीने में से अगर स्मेल आ रही है तो आपके विचार कहीं ना कहीं होल्ड अप कर रहे हैं, होल्ड अप कर रहे हैं, कहीं एनर्जी का बैलेंस नहीं है ना, कहीं पे इम्बैलेंस है कहीं पर ना, कोई ना कोई द्वंद है किसी न किसी के साथ, कोई बात वो अटक आप रही है। लगाते हैं ना ऊपर से वो क्या छिड़कते हैं ना, परफ्यूम डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं और दूसरी चीजें आजकल यूज करते हैं, डिओडोरेंट्स यूज करते हैं, तो एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। बच्चे तो पहले माँ बाप बच्चों को सूंघते थे, खुशबू आती, छोटे बच्चे में से आमतौर पे भी जो न्यू बॉर्न बेबी फ्रेग्रेंस होता है ना, फ्रेग्रेंस होता है ना, बहुत सुंदर खुशबू आती है खुशबू आती है। हाँ, तो इंसान के अंदर से खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए ना। तो ये भी हमारा एक कारण है कि हमें सातों गुणों का बैलेंस, तो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तभी हमारे सिस्टम सारे टॉक्सिन्स के लेवल कम बनेंगे, शांत रहें, संतुष्ट रहें, खुश रहें, तो क्या होगा, बनेंगे टॉक्सिन्स कम, तो हमारे पास एक्स्ट्रा माइलेज रहेगी ना कि हमें हमारी सारी बॉडी साफ सुथरी रहेगी, कहीं भी टॉक्सिन, कब्ज भी नहीं रहेगी, पेट भी साफ ठीक होगा, सांस भी ठीक चलेगा, किडनी से गंदगी भी बाहर निकलेगी। तो ये एक बहुत सूक्ष्म लेवल है, राइट, जो हमें बाद में हम आने वाले एपिसोड्स में इस पर गहराई से जाएंगे कैसे होता है। फिर मन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, टीम हमारी पॉजिटिव, और फिर जो फिजिकल लेवल पे हमारे जो है, हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं। फास्ट फूड खाते हैं ना आजकल, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, उसमें बहुत टॉक्सिन्स होते हैं, बासी पदार्थ जो बहुत ही मतलब काफ़ी जो टिन फूड्स होते हैं ना, कितने समय के रखे होते हैं, अचार वगैरह खाते हैं। तामसिक पदार्थ नहीं खाने चाहिए, और रासिक पदार्थ, आलस पैदा करने वाले तले हुए पदार्थ वो अवॉइड करें, बहुत मिर्चें, बहुत मसाले अवॉइड करने चाहिए। डेली फिर वॉक करना बहुत ज़रूरी, टॉक्सिन्स उससे सफाई होती है, प्रॉपर नींद का आना आवश्यक है। तो इन सब बातों का अगर हमारे दर्शक ध्यान रखें तो उनकी टॉक्सिन्स सारी बॉडी से, किडनी भी अच्छा काम करेगी, पसीना भी ठीक निकलेगा, उनका पेट की कब्जी भी नहीं रहेगी, है ना, बाउल मूवमेंट भी ठीक होंगी, और सांस भी स्लो और रिदमिक चलेगी। तो संपूर्ण स्वास्थ्य की जब बात की जाती है कि व्यक्ति को अगर संपूर्ण स्वास्थ्य होना है तो सिर्फ ये नहीं कि आप पसीना तो बाहर हैं लेकिन विचार आपके नेगेटिव चल रहे हैं, और आप सांस भी छोड़ रहे हैं बाहर, आयाम प्राणायाम आप कर रहे हैं, लेकिन आप विचार के स्तर पे जाकर के अपने आप को, वो जो पावर्स हैं जो आप बता रहे हैं 7 पावर्स, वो नहीं आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो भी आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बने रहेंगे कहीं ना कहीं, और बीमारी के रूप में आते रहेंगे। इस सिस्टम के अंतर्गत एक और सिस्टम जो इसके साथ ही रहता है, जेनेटरी सिस्टम, उस पे भी थोड़ा आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। ये भी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे जैसे मेल है तो मेल्स, उसके अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और फीमेल है तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। और जैसे प्यूबर्टी जैसे आती है ना, प्यूबर्टी जब 13-14 साल की उम्र, जैसे बहनों में बल्कि जल्दी हो जाती है, 11-12 साल की उम्र बच्चों में, मेल्स में, लड़कों में थोड़ा सा 1 साल या 2 साल आगे, 12-13-14 साल की उम्र में प्यूबर्टी। तो उनके साथ जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन बनने शुरू होते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन में जो है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बनते हैं जी। तो उसके दौरान फिर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं ना, कुछ फीमेल्स में अलग तरह के चेंजेस आते हैं, मेल्स में अलग तरह के चेंजेस आते हैं जी। तो जैसे मेल फीमेल बनते हैं जो है वो 13-14 साल की उम्र के बाद से वो डेवलप होना शुरू होता है जी, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी को उस तरह से डेवलप हो जाती है, और इनमें हार्मोन्स का बड़ा कनेक्शन रहता है। तो इसमें जो है इसकी सही डेवलपमेंट होना, सही बैलेंस होना। और एक ये मैं बात अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये मेल में फीमेल भी होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैं अगर उसमें टेस्टिस है उसमें ओवरी भी है, 94% अगर मेल है मेल हार्मोन, 5% फीमेल हार्मोन भी है। ओके, राइट। तो देखा होगा इससे आप कई बार नहीं इम्बैलेंस होता है, तो उसमें फिर दोनों, ये एक्चुअली एक इंसान, कोई भी इंसान मेल या फीमेल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। राइट, ऐसा नहीं कि वो खाली मेल है या तो मेल ही है। अच्छा, तो मेल फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन है, जिसमें मेल 95% तो मेल कहलाएगा जी, 5% फीमेल भी है। फीमेल है वो मेल है, उसमें भी, उसमें 95% फीमेल हार्मोन्स हैं, तो 5% मेल हार्मोन भी है, होते ही है। कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, देखा हो आपने। हाँ, कई बार दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है, या कई बार चेहरा अलग टाइप का हो जाता है। लड़कों का हार्मोन्स फिर ज्यादा हो जाता है, मेल्स का जैसे आवाज डिफरेंट हो जाती है, चेहरा भी अलग हो जाता है ना, वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण से ऐसा होता है, एब्नॉर्मलिटी हो जाती है ना। तो ये जो उसी अनुसार फिर हमारा ऑर्गन्स डेवलप होता। तो इसके लिए बचपन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 साल की उम्र तक हमने क्या एक्सपोजर मिला है माता पिता से। बचपन बहुत कमज़ोर, मतलब बचपन हमारा बहुत ही, हमारी टीचिंग क्या मिली है हमें टीचर्स से, हमारी कैसे हमें केयर मिली है पेरेंट्स के द्वारा, क्या एक्सपोजर। आज के बच्चे टेलीविजन से बहुत एक्सपोज हो जाते हैं बचपन में, 4-5 साल की उम्र, 6 साल में मूवीज़ देखना शुरू, इंटरनेट देखना शुरू करते हैं, मोबाइल पे रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उनकी फिर एब्नॉर्मलिटी, उनकी प्यूबर्टी एब्नॉर्मल हो जाती है।
और फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। माता पिता को फिर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, तो इसलिए बहुत टेंडर एज है ना, 11 साल की उम्र तक, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। उसके बाद कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत बिगड़, आजकल जो सोशियोपैथ पैदा हो रहे हैं, जुवेनाइल क्राइम्स हो रहे हैं, जी जी, तो इसी कारण वो है। अगर वो सही ढंग से बच्चों की रियरिंग हो और उनको सही ढंग से डेवलप किया, फिर सही एडल्ट्स बनेंगे, मतलब मेल फीमेल जो बनेंगे, तो उसके हिसाब से। और अच्छा, जो एक सही समाज में मेल और फीमेल हार्मोन का बैलेंस होना चाहिए। राइट, जैसे देवता जिसे कहते हैं ना, फरिश्ता कहते हैं, उनमें मेल फीमेल दोनों का बैलेंस होता है। सही बात। दोनों राइट और उसमें उससे फिर राइट और लेफ्ट ब्रेन का भी कनेक्शन है कि राइट और लेफ्ट ब्रेन। जैसे बहन भाइयों में लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ज्यादा होता है, अच्छा, बहनों में राइट ब्रेन इमोशनल ज्यादा होता है। क्योंकि फरिश्ते में या देवता में जो दोनों बैलेंस होता है, राइट और लेफ्ट इक्वल होते हैं। तो ये जो है हमें तो कराने वाले एपिसोड्स में हम एक एक सिस्टम को गहराई से लेंगे और उस पर सही एप्लीकेशन कि कैसे हम 3 डायमेंशनल लेवल पे स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल लेवल की हार्मनी लेते हुए अगले आने वाले एपिसोड में कंसेप्ट की बात करेंगे, कैसे इसको यूज करें अपनी लाइफ में। वो आगे हम अपने दर्शकों को गहराई से बताएंगे और वो इसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे। आज हमने पूरे सिस्टम की व्याख्याओं को पूरा कर लिया है यहाँ, और फिर हम अगले एपिसोड्स में इनको एप्लीकेबल कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में बड़ी अच्छी खास बात समझ में आई है कि किस तरह से हम टॉक्सिक्स को अपने बॉडी से रिलीज तो करते हैं, मगर पूरे 3 डायमेंशनली लेवल पे हम किस तरह से कंप्लीटली रिलीज कर सकते हैं। बिना इनके कितनी सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मित्रों, आज की चर्चा ने हमें बहुत सुंदर ढंग से ये बताया है कि हमारे अंदर पैदा होने वाले टॉक्सिक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। रिलीज तो वो होते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पर वो कंप्लीट रिलीज नहीं होते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से भी परिपक्व करने की ज़रूरत है। जैसा कि बताया कि आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको हमें अपने अंदर एब्जॉर्व करना पड़ता है, जिससे कि हम कंप्लीटली टॉक्सिक से रिलीज हो सके। तो आज की चर्चा यहीं तक। नमस्कार।